हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जो हमारी नियमित श्रोता आरती झा मैम ने भेजा है। और वो अक्सर समाज से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम अपने बारे में कहानियाँ लिखना तो आसान है, लेकिन जब हम समाज के बारे में कहानियाँ लिखते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर होता है कि हम समाज को एक आईना दिखा रहे हैं और समाज में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे आरती झा मैम की वैसे भी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो अक्सर जब भी लिख कर भेजती हैं तो समाज से ही रिलेटेड भेजती हैं, और उन्होंने मेरे पास एक कहानी भेजी है, सम्राट। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो मैं आरती झा मैम की ये कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ कि 4 दिन पहले ही मैं मुंबई जैसे महानगर से अकबरपुर जैसे छोटे से गांव में शिफ्ट हुई थी। पूरे घर में सामान बिखरा हुआ था। गलियाँ इतनी तंग लग रही थी कि जैसे लग रहा था कि अभी दम घुट जाएगा। घर में ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान था। पर मैं क्या करूँ, परिस्थितियाँ सबको सिखा देती हैं। मैं बेमन से सामानों को समेटती रही और उसे समेटकर एक करीने से लगाने की कोशिश करती रही। तभी बाहर से आती हुई बच्चों के शोर ने मुझे अपनी तरफ घसीटा। मैंने देखा 11-12 साल के 5-6 बच्चे लगभग 7 वर्षीय एक बच्चे के पीछे भाग रहे हैं। वह बच्चा मुझे देखते ही मदद की उम्मीद लिए मेरी साड़ी के पल्लू से आकर लिपट गया और मेरे आगे पीछे घूमने लगा और मुझसे बोला, जीजी ये सब बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे चपर गंजू कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कुछ पल उन बच्चों को निहारती रह गई। वो सांवला सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, घुघराले बाल, जिसे वो बार बार अपने चेहरे से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर बाल घुघराले थे, इस वजह से वो बार बार असफल होता जा रहा था। बिल्कुल उस बच्चे को देखकर पता नहीं क्यों मेरी ममता अंदर से व्याकुल हो गई। जैसे लग रहा था कि ये मेरी कल्पना को जीवंत हो, ये मेरे सामने खड़ा हो। जीजी वो कहकर पल्लू मेरा खींचने लगा। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो इसे? छोटे से बच्चे को क्यों आप लोग तंग कर रहे हो? मेरी आवाज़ थोड़ी सख्त थी। अरे दीदी, अभी आप आई हैं, आप इस बच्चे को नहीं जानती, अभी आप समझ जाओगी कि ये बच्चा कितना शैतान है और कितना सब बच्चों को परेशान करता है। ये जब रात में सोता सब तो चिल्ला चिल्ला कर परेशान करता है और बात बात में जिद करता है। आपको अभी नहीं पता है, आप अभी इससे नई नई मिली हैं, लेकिन जब आप यहाँ रहने लगेंगी तब आप समझ जाएंगी इस बच्चे को। अच्छा, तो तुम रात को चिल्लाते हो? मैं उस बच्चे से की तरफ देखकर मैंने कहा। वो बच्चा मेरे चेहरे के भाव को पढ़ रहा था और जैसे ही मैंने उससे ये पूछा, वो 2 कदम पीछे हट गया। मैंने उसकी मासूमियत को देखा। मैं उस बच्चे से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकी और उसकी मासूम चेहरे को देखते ही पता नहीं क्यों मेरी हंसी छूट गई। मैंने उसे गोद में उठा लिया। मैंने उन सारे बच्चों को डांटा जो उस बच्चे को परेशान कर रहे थे, और मैं उस बच्चे को लेकर अपने रूम में आ गई और उसे बिस्किट देते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बिस्किट खाते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरे बहुत से नाम हैं। बहनें छुटकी बुलाती हैं, दोस्त चपर गंजू बुलाते हैं, पापा कल्लू कहकर बुलाते हैं और अम्मू सम्राट कह के बुलाती हैं। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुझे कृष्णा कहकर बुलाऊंगी, ठीक है ना? तो वो मुझे देखते हुए, बिस्किट खाते हुए उसने कहा फिर मैंने उससे पूछा कि पर तू सम्राट कैसे है? क्या सम्राट किसी को परेशान करते हैं? तू तो बात बात में जिद करता है। अपनी अम्मू को कितना परेशान करता है, सारे बच्चे बता रहे थे, और रात में गला फाड़ फाड़ कर सबकी नींदें खराब करता है। क्या सम्राट कोई ऐसे होता है भला? वो बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा।
फिर वो मेरी गोद से उतरते हुए धीरे से बोला, जीजी मुझे लाइट जाते ही डर लगने लगता है, मुझे अंधेरा नहीं अच्छा लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मेरा जी घबराता है। और वो इतना कहकर मेरे लोहे वाले गेट से झूलने लगा। अब वो अक्सर मेरे घर आने लगा। उसकी प्यारी प्यारी बातों से मेरा भी वक्त कट जाता था और उसे ढेर सारी मैं बातें करती रहती थी। और इसी तरह एक दिन मैंने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया, क्यों तू पढ़ाई नहीं करता, तुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता? तो वो थोड़ा सा अति संक्षिप्त उत्तर देते हुए उसने कहा, जाता तो हूँ पढ़ने, पढ़ता तो हूँ। तो मैंने उससे कहा कि कहाँ जाता है पढ़ने? संत मैरी पब्लिक स्कूल में। उसने स्कूल का नाम बताया। नाम सुनकर मैं थोड़ा चौंक सी गई, क्योंकि वह उस स्कूल महंगे स्कूलों में एक था और इनके घर की हालात ऐसी थे कि वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो कुछ देर मेरे चेहरे को पढ़ता रहा, फिर जाने क्या सोचकर बोला, पर्ची निकली थी ना जीजी? अच्छा, EWS, पढ़ाई में मन लगता है? वो चुप रहा, बिल्कुल चुप रहा। क्या हुआ? मैंने उसके गाल पर थोड़ी मीठी सी चपत लगाई। जीजी स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं। अच्छा, पर क्यों? स्कूल में भी तुम्हें सब चिढ़ाते हैं? जीजी मेरे पापा ऑटो चलाते हैं ना, इसलिए सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। वो थोड़ा रुआसा होकर बोला। तो क्या हुआ? ऑटो चलाना क्या गलत है? ये इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कृष्णा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तेरे पापा सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं और किसी को उनकी मंजिल तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। तो तू क्यों घबराता है? क्यों तुझे सब चिढ़ाते हैं? तो कभी भी इस छोटी मोटी बातों से परेशान मत हुआ कर। तेरे पापा कोई गलत काम नहीं करते हैं। इन छोटी मोटी बातों पर ना उदास हुआ जा सकता है और ना ही, और जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दे। हमें सबकी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। वो मेरी शब्दों की भाषा को ना जाने कितना समझ पाया, पर मेरे घर से जाते जाते वो मेरे गले से लिपट गया और बोलता है, जीजी आप बहुत अच्छी हो। कल होली है और सब लोग होली की तैयारी में बहुत व्यस्त थे। मैं भी सामानों की लिस्ट बनाने में तल्लीन थी। तभी कृष्णा एक गुब्बारे में पानी भरकर लाया और होली है चिल्लाते हुए मेरी तरफ एक गुब्बारा फेंक दिया। पानी से मेरी पूरी लिस्ट खराब हो चुकी थी और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया। मैंने कृष्णा पर बिना सोचे समझे उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पानी से कोई खेलता है? मेरी इतनी देर की मेहनत तूने खराब कर दी। मेरा अथाह प्रेम पाने वाला वो बच्चा, शायद इस थप्पड़ की उसने कभी कल्पना भी नहीं की हुई थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकाता हुआ खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, जीजी मुझे होली बहुत पसंद है। जाने क्यों उसके आंसू मेरे हृदय को भेद गए। पता नहीं क्या इस जन्म में उससे मेरा क्या रिश्ता था। ये जैसे यूँ लग रहा था जैसे ये जन्मों जन्म का रिश्ता हो। जरूर मेरे मन में विचार आया कि जरूर मेरा इससे पूर्व जन्म में कोई रिश्ता था। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करती रही और मैंने उसे ज़बरदस्ती उसकी उंगली पकड़ी और उसे अपने पास बुलाकर लाई और उससे पूछा कि बेटा तुम्हें होली में क्या क्या चाहिए। वो गुस्से में था। उसने कहा आपसे कट्टी कट्टी कट्टी। वो अपनी उंगली दिखाकर यूँ प्रमाण दे रहा था कि वो अब मुझसे कभी बात नहीं करेगा। और उसने बड़े घमंड से कहा मेरे पापा बहुत सारी चीज़ें लाएंगे और मैं होली खेलूँगा, मुझे होली बहुत पसंद है। और यह कहकर वो दौड़कर उसके पापा जा रहे थे तो उनसे चिपट गया।
वो मुझे देखकर अपने पापा को अपने होली पर खेलने की चीज़ों की लिस्ट बता रहा था। वो जैसे मुझे चिढ़ा रहा था कि मैं अपने पापा से सब कुछ मंगा लूँगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो अपने फरमाइशों की लंबी चौड़ी लिस्ट अपने पापा को सुनाता जा रहा था, जैसे वो मानो मुझसे कह रहा हो कि जीजी तुम्हें होली नहीं पसंद है, तुम होली नहीं खेलोगी तो क्या मैं होली नहीं खेलूँगा? क्या मेरे लिए सामान नहीं आएंगे? तुम देखो मेरे पापा सारा सामान लेकर आएंगे और तुम देखना कि मैं कैसे होली मनाता हूँ। दोपहर का समय था। मैं अपने पति के साथ बाज़ार निकल पड़ी। गाड़ियों की लंबी लाइन थी क्योंकि त्योहार का मौसम था। हर कोई बाज़ार जाकर ख़रीदारी कर रहा था। मेरी गाड़ी चलती ही जा रही थी, तभी मैंने देखा कि आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैं भीड़ के बीच में, मुझे कुछ थोड़ा सा नज़र आया। मैंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। मैं अवाक सी रह गई। अरे ये तो कृष्णा के पापा हैं। शायद इनकी टैक्सी किसी बाइक वाले से भिड़ गई थी, जिस पर उस बाइक वाले ने उन्हें काफ़ी मारा पीटा था, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरी और मेरे पति और मैं दोनों मिलकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उनकी दवाइयाँ ला कर दिया और ये सब करते कराते करीब रात के 8 बज गए थे। मैं घर आ रही थी। मैंने उनके कृष्णा के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। मैं घर आ रही थी। मैं रास्ते भर कृष्णा के बारे में सोच रही थी। वो छोटा सा बच्चा, जब उसने अपने पापा के बारे में सुना, वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आया। वो अपने पापा को अपलक देख रहा था। गली के लोग, दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो गली के लोग बहुत सी बातें करते जा रहे थे कि ये बहुत जिद करता है। इसके कारनामे और इसकी फरमाइशों की जिद इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि भगवान ने भी इसकी नहीं सुनी और इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। ये बच्चा जाने क्या खाकर पैदा हुआ है। यह हमेशा अपने माँ बाप को परेशान करता रहता है। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है कि भगवान औलाद ही ना दे। 10 बातें लोग करते जा रहे थे। कृष्णा, वो मासूम सा बच्चा, शायद उन सब की बातों का मतलब समझ रहा था। उसका चेहरा उन सब की बातों को सुनकर उदास हो चुका था। मैंने कृष्णा को अपने पास बुलाया, उसे धीरे से गले से लगाया और उसके मासूम से चेहरे को छूते हुए कहा, ए कृष्णा, चल तेरी पिचकारी और गुब्बारे लेकर आते हैं, तुझे चाहिए ना? मैंने उससे ये कहा और उसकी तरफ अपनी प्यार भरी बाहें फैला दी। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए। तभी उसने अपनी बहनों की तरफ देखा, जो अपनी डबडबाई आंखों से कह रही हैं, लालची कहीं का, पापा की हालत ये है और तुझे पिचकारी और गुब्बारे चाहिए। वो अपनी बहन की तरफ देखते ही मेरी उंगली झटके से झटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, नहीं चाहिए गुब्बारे, नहीं चाहिए पिचकारी। मैंने कहा क्यों? वो गुस्से में था। उसने कहा, पानी भी कोई खेलने की चीज़ है? आप ही कहती हैं ना कि पानी बचाना चाहिए। मुझे पिचकारी नहीं चाहिए। मेरे पापा ने पिछले साल बहुत सारी पिचकारी लाई थी। मेरे पास रंग भी रखे हुए हैं। मेरे पापा ने लाकर पिचकारी रखी थी, मेरे पापा ने लाकर रंग भी रखा था। अम्मा, वो लाल वाली पिचकारी ना जो मेरे पास रखी हुई, अभी तक संभाल के आपने रखी है ना? मेरे पास तो ढेर सारी हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना पिचकारी चाहिए ना गुब्बारे चाहिए। ये कहकर वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भाग गया। मोहल्ले वाले जो देख रहे थे कि कृष्णा जैसे ही
मैंने उसे ऑफ़र दिया कि बेटा चलो पिचकारी और गुब्बारे लेकर आते हैं, तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि अभी ये तुरंत चला जाएगा। वो ठगे हुए से उस बच्चे को देख रहे थे। आज उन्हें कृष्णा का एक अलग सा रूप दिख रहा था। जाने क्यों कृष्णा की बातें सबके दिल को चुभ सी गई और सबकी आंखें नम सी हो गईं। उन सब ने समझ लिया कि वो छोटा सा बच्चा समझ रहा है कि उसका पापा हॉस्पिटल में है और उसे जो होली उसे बहुत पसंद थी, अब उसे वो उस होली को एक तरह से उस होली को एकदम इग्नोर कर रहा है। और वो मेरे जब घर में चला जाता, मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ, तो मैं उसके लिए चॉकलेट लेकर जाती हूँ, तो वो मुझे कहता है कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मिठाई खाने से दांत सड़ जाते हैं। और मेरी टीचर कहती हैं कि मेरे दांत तो मोती जैसे हैं, तो मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। वो बच्चा अपने दर्द को छुपा रहा था कहीं ना कहीं और मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मेरा प्यार भरा स्पर्श पाया, मैं उसे समझ रही थी कि वो दर्द में है और अपने उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो दर्द में है। इस वजह से वो अपनी झूठी हंसी मुझे दिखा रहा है। मैंने उसे जल्दी से बाहों में भर लिया और उसे पुचकारने लगी, तो उसके सब्र का बाँध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी अम्मा मेरे पास आई। उन्होंने भी कृष्णा को अपने बाहों में भर लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि मैं कहती थी ना कि मेरा बेटा सम्राट है। और वो अपने पापा को बहुत प्यार करता है। उसके पापा जल्दी से घर आ जाएंगे और जो है वो अपने पापा के साथ होली खेलेगा। तो खेलेगा ना होली अपने पापा के साथ? कल तुम्हारे पापा घर आ जाएंगे, जिसने उनके सारे इलाज का खर्चा किया है, उनका सारा इलाज कराया है, और तू तो बहुत बहादुर बच्चा है, तू तो होली खेलेगा ना? वो अपनी माँ की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। वो पकड़कर हमें काफ़ी देर तक रोता रहता है, जिससे मेरी भी आंखें नम हो जाती हैं और मुझे लगता है कि ये बच्चा सच में सम्राट है, जो बच्चा होते हुए भी इतना समझदार है। उसके दोस्त उसे चपरगंजू कहें, उसे जो भी कहें, लेकिन ये दिल का सम्राट है। तो फ्रेंड्स, आरती झा मैम की ये कहानी सम्राट यहीं पर समाप्त होती है। कभी कभी ना बच्चे लगते हैं कि बच्चे हैं, वो समझते नहीं है कुछ, लेकिन बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वो अपने बचपने में भले चाहे जितनी शैतानी करे, लेकिन कभी कभी जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई परेशानी आती है तो वही बच्चे साथ खड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने आप लोगों को सुनाई और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर कभी आपके सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर मत करिए। और अगर सड़क हादसे में चाहे आपकी कोई जानने वाला हो चाहे ना जानने वाला हो, आप उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाइए। अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ है तो गाड़ी से देखेंगे, हाँ रुकेंगे 2 मिनट कि हाँ क्या हुआ, देखेंगे क्या हुआ, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा ठीक है, वो इसके बाद निकल जाएंगे। वो ये भी नहीं सोचेंगे कि हो सकता है इन लोगों की हेल्प करने से इनकी जान बच जाए या देरी हो जाएगी तो इनकी जान पर कोई खतरा आ जाए, एक परिवार बिखर जाए। तो हमें अगर कोई ऐसी घटना हुई हमारे सामने तो हमें रुक कर उस घटना का जायज़ा लेना चाहिए और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अगर उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत, तुरंत हमें कॉल करना चाहिए पुलिस को। पहले तो ये था कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते थे तो ढेर सारी कागजी कार्रवाई करना पड़ता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने हमें बहुत अच्छा नियम निकाल दिया कि आप उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाइए। आगे जो भी कुछ होता है पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, लेकिन आपके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं कि आप निर्दोष हैं, फिर भी अगर आपने हॉस्पिटल पहुँचाया तो आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना घटती है तो आप वहाँ रुक कर देख कर चले मत जाइए, आप वहाँ रुक कर उनकी हेल्प ज़रूर करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।
इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ठंडियाँ आ रही हैं, आज तो काफ़ी कुहासा था तो ठंडियाँ आ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। डेंगू फैल रहा है बहुत भयानक, और डेंगू में तो बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। अब की बार डेंगू का एक अलग सा रूप बन के आया है, तो प्लीज़ लापरवाही मत कीजिएगा और ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। दवाओं के साथ साथ देसी चीज़ों का भी उपयोग करते रहिएगा, क्योंकि जो है ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। बहुत जल्दी प्लेटलेट्स डाउन होते हैं और रिकवर करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठंडी भी आ रही है, सबका मिला जुला मौसम आ रहा है, तो थोड़ा सा अपना और अपने बच्चों का केयर करिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ और ठंडी के स्वागत के साथ। तब तक के लिए बाय।